हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमा शंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रमा अकेडमी में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग टॉप एमसीक्यूज जो कि बेस्ड होगा फिजिक्स से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एमपीपीएससी यूनिट 7 जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से संबंधित है, उसकी एक सीरीज हमने स्टार्ट की थी। और इस सीरीज में हम लोगों ने जिसको पहला टॉपिक है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, इसकी श्रृंखला स्टार्ट की थी। इसके 4 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं जो कि पूरा फिजिक्स के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है। जिन साथियों ने नहीं देखा है उसे देखें और यहां पे मेरे साथ एमसीक्यूज लगाएं। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। साथियों, मैंने सबसे पहले क्या किया था कि जो भी फिजिक्स से संबंधित जितने सिद्धांत हैं, नियम हैं, उनको मैंने एक लिस्ट में अरेंज कर दिया है। आपको इन्हीं सिद्धांतों, इन्हीं नियमों के जो वैज्ञानिक हैं और इस सिद्धांत क्या कहता है और इसके एग्जाम्पल्स, इन्हीं को याद रखना है। पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा मैंने बताया था नहीं पढ़नी है, ठीक। बायोलॉजी को थोड़ा डीप में पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में जो है मानव शरीर संरचना डायरेक्टली दे रखा है, तो आप लोग बायोलॉजी को डीप में पढ़ेंगे। अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरे साथ देखिए। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिन लोगों ने नहीं लिया है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। साथियों, सबसे पहले आप लोग वो वीडियोस देख लें ताकि डिटेल में मैंने बनाया है, ताकि आप लोग क्वेश्चंस किस टाइप से बन सकता है वो सब आपको अच्छे से समझ में आएगा, नेचर आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में इस पोर्शन से क्वेश्चंस पहली बार बन रहा है, तो किसी भी इंस्टीट्यूट को नहीं पता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? व्हाट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया कॉल्ड? तो सबसे पहले मैंने टॉपिक पढ़ाया था गति के नियम, ठीक। तो गति का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। कितने नियम दिए उन्होंने? गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, ठीक। तो गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम, ठीक। लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक। द्वितीय नियम को क्या बोलते हैं? संवेग का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम। और तृतीय नियम को क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो हमारा आंसर क्या हुआ? जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? तो जड़त्व का नियम प्रथम नियम को कहते हैं, ठीक। यहीं पे कितने क्वेश्चंस हो गए? 3 तो यही हो गए, और चौथा कि किस वैज्ञानिक ने दिया? तो न्यूटन ने दिया, ठीक। उसके बाद न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या बोलता है? इसे भी समझो कि ब्रह्मांड में 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल ही क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, जो कि उन पिंडों के मास और उनकी बीच की दूरी पर निर्भर करता है, ठीक। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ए, न्यूटन का प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूटन की गति के तीसरे नियम को दर्शाता है? अभी मैंने बताया तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जो थर्ड लॉ है वो एक्शन रिएक्शन लॉ है। तो हम एग्जांपल्स देखेंगे। मैंने आपको क्या बोला कि आपको एग्जांपल्स भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जांपल के थ्रू भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है, जब साइकिल का पेडल मारना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी अवस्था में हो जाती है। याद करो, जब मैं गति का द्वितीय नियम पढ़ा रहा था
तो मैंने बोला उसमें एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दिए थे। एक तो क्रिकेट बॉल जब कैच कर रहा है कोई भी फील्डर तो वो अपने हाथों को पीछे करता है ताकि चोट ना लगे, और दूसरा कि हमने बोला था कि साइकिल का पहिया को अगर आप जितना ज्यादा फोर्स लगाते हो वह उतनी ही ज्यादा गति से वो रोटेट करता है, मूव करता है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये किससे संबंधित हो गया? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गति के द्वितीय नियम से। फिर बात करते हैं, जब कोई गाड़ी आगे की ओर चलती है तो यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है, यह किससे संबंधित हुआ? यह हुआ गति के प्रथम नियम से संबंधित, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। क्यों? क्योंकि गति का प्रथम नियम क्या बोलता है? जड़त्व का नियम, कि कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील होगी और स्थिर वस्तु स्थिर होगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। ये इसी को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट लॉ से संबंधित। तेज गति से आती हुई गेंद कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे खींचता है, तो ये भी सेकंड लॉ से संबंधित हो गया। ठीक, तो बच रहा है हमारा रॉकेट का प्रक्षेपण। रॉकेट मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक, रॉकेट के अंदर ये फ्यूल जब बर्न होता है तो पीछे की तरफ क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है, और इसे पुश मिलता है आगे की तरफ रिएक्शन। ये एक्शन, ये रिएक्शन। तो ये हो गया रॉकेट का प्रक्षेपण, न्यूटन की गति के तृतीय नियम से संबंधित। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल की सीमा से बाहर फेंके जाने हेतु पलायन वेग का मान क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ एस्केप? एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहा है कि पृथ्वी पर, पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को जब हम फेंकते हैं तो वह उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, उस वेग की वैल्यू कितनी रखी जाए मिनिमम। हमने पलायन वेग में पढ़ा था कि पलायन वेग क्या कहलाता है? पलायन वेग वह मिनिमम वेलोसिटी है, वह न्यूनतम वेग है जिससे फेंके जाने पर किसी वस्तु को उस पिंड के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके निकल जाए, वापस लौट करके ना आए। ठीक, तो उसकी वैल्यू हमने कितनी पढ़ी थी? 14.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट, महाविस्फोट सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? किस साइंटिस्ट के द्वारा महाविस्फोट सिद्धांत, द बिग बैंग थ्योरी प्रतिपादित किया गया? ठीक, देखिए सबसे पहले हमने जो क्वेश्चंस सेट किए हैं, तो पहले मैंने क्या सेट किया कि कौन सा सिद्धांत है, उसके बाद एग्जाम्पल से क्वेश्चन बना, उसके बाद वैज्ञानिक से। यही 3 क्राइटेरिया हैं मौलिक सिद्धांतों से प्रश्न बनने के। ठीक, तो आर्किमिडीज नहीं है, रॉबर्ट मेयर नहीं है, कूलाम नहीं है, तो आंसर इज जॉर्ज लेमेंत्रे। और महाविस्फोट सिद्धांत था क्या? हमने बताया था कि ये जो ब्रह्मांड है आज से अरबों वर्ष पूर्व एक बिंदु की समान आकृति की थी, उसके अंदर एक महाविस्फोट होता है और यह महाविस्फोट इतना ऊर्जावान होता है कि उसका विस्तार आज तक हो रहा है। इसी से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जो कि जॉर्ज लेमेंत्रे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट, पानी में बर्फ का तैरना किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? द फ्लोटिंग ऑफ आइस इन द वाटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल ऑफ फोर्स? ठीक, हमने किस सिद्धांत में ये एग्जाम्पल दिया था कि बर्फ जो है पानी में तैरती है, कॉर्क जो है पानी में तैरती है, एक बड़ी जहाज जो है पानी में तैरती है। हमने कंपेयर करके भी बताया था कि लोहे की कील जो है पानी में डूब जाती है, जबकि उसी लोहे की बनी जहाज पानी में तैरती है। वो किस सिद्धांत पे आधारित है? तो आंसर क्या होगा? आर्किमिडीज होगा क्या? बी, सी, डी? आप लोग थोड़ा सा सोचिए
और सोच करके दिमाग में रखिए, तब मैं आंसर बताता हूं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जब किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उस वस्तु पर द्रव के द्वारा एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ। कैसे? अगर हमने एक द्रव है, द्रव में हमने कोई वस्तु को डुबा दिया और इस वस्तु पर क्या हो रहा है? इस द्रव के द्वारा एक फोर्स लग रहा है। इसी फोर्स को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं, बायंसी फोर्स कहते हैं। ठीक, यही बायंसी फोर्स जो है, उत्प्लावन बल जो है, किसके बराबर होगा? इस वस्तु के द्वारा जितनी मात्रा द्रव की हटाई गई तो हटाए गए द्रव के भार के बराबर। यह हमने पढ़ा था उत्प्लावन बल का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज सिद्धांत। आर्किमिडीज के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया और इसके एग्जांपल्स हमने देखे थे, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ, संतुलन में द्रव का दबाव चारों तरफ बराबर होता है, यह कौन सा नियम है? द प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम इज इक्वल ऑल अराउंड, व्हाट इज दिस रूल? कुछ सेकंड्स लीजिए, आप सोचिए इस पे कि बर्नौली का सिद्धांत होगा, उत्प्लावन सिद्धांत होगा, जूल थॉमसन नियम होगा या पास्कल होगा? क्या होगा? किस सिद्धांत में हमने पढ़ा है कि जब किसी वस्तु को द्रव में रखा जाता है और वह वस्तु संतुलन की अवस्था में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो उस द्रव के द्वारा उस वस्तु पर चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, वह बराबर होता है। किस टाइप से? सेम, ये कोई वस्तु है और ये ना तो नीचे जा रहा है, ना ऊपर, ना दाएं ना बाएं। इक्विलिब्रियम की कंडीशन यही होती है। ठीक, ये जो आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, संतुलन की अवस्था, इसका मतलब यही होता है कि यह वस्तु स्थिर अवस्था में है। तो स्थिर अवस्था में है तो इसमें चारों तरफ से द्रव के द्वारा एक बल आरोपित किया जा रहा होगा। मान लेते हैं यहां से FA, यहां से FB और यहां से FC। तो ये जितने भी बल लग रहे हैं वह सब इक्वल अमाउंट के होंगे। क्यों? अगर इक्वल अमाउंट का नहीं होगा, अगर मान लेते हैं यह वाला फोर्स ज्यादा हो जाए इससे, तो ये बॉडी जो है इधर मूव करना नहीं चालू हो जाएगी। सभी फोर्सेस जो हैं इक्वल अमाउंट के लग रहे हैं। और इस तरीके का जो रूल हमने पढ़ा था वो हमने पास्कल के नियम में पढ़ा था। तो आंसर इज डी, पास्कल का नियम। ठीक, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक हमने आप लोगों को क्या एग्जांपल दिया था? आप लोग डिस्क ब्रेक जो बाइक में लगाते हो, फ्लूइड उसमें भरा होता है। याद करो हमने क्लास में क्या पढ़ी थी? जब हम लोगों ने ब्रेक लगाया तो वो फ्लूइड फ्लो होता है और वो ब्रेक लगाता है। ठीक, हमने एक एग्जांपल भी आपको बताया था, लाइक ऐसा। यहां हमने बल आरोपित किया था और इसे हमने आउटपुट में प्राप्त किया था। यहां कम बल लगाना पड़ेगा, यहां हमको आउटपुट अच्छा मिलेगा। इसका यूज हमने हाइड्रोलिक ब्रेक्स में किया था। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है यह किस सिद्धांत पर आधारित है? केशिकत्व के आधार पर, दाब के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका आंसर क्या होगा? पास्कल का नियम। आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको नेचर समझना है और इसी टाइप से और भी क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक,
तो द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इज फॉर्मुलेटेड बाय विच साइंटिस्ट? तो आंसर क्या होगा? रॉबर्ट मेयर, ओम, न्यूटन, पास्कल। आंसर इज ए, रॉबर्ट मेयर। 9th, सितार के द्वारा किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है? विच एनर्जी इज कन्वर्टेड बाय दी सितार। सबसे पहले तो आपको समझना है सितार होता क्या है। सितार एक वाद्य यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कुछ आपकी जैसे गिटार होती है, उसमें कुछ वायर्स होती हैं, उन वायर को आप छेड़ते हो तो क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि उत्पन्न होता है, साउंड निकलती है। आप जितनी अच्छे से उसको म्यूजिकल साउंड में प्रोड्यूस करना चाहो तो वो उतनी ही अच्छी मधुर ध्वनि हमें देती है। तो यहाँ पे सितार एक वाद्य यंत्र है। तो अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? आउटपुट में आपको साउंड मिल रहा है, आपको ध्वनि प्राप्त हो रही है। तो ऊर्जा का रूपांतरण किसमें हुआ? ध्वनि में हुआ। सबसे पहले ये समझो। तो यहाँ पे देखो ध्वनि में क्या है, ये ध्वनि ऊर्जा में हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें विद्युत ऊर्जा ये नहीं हो सकता और ये तो बिल्कुल नहीं। ठीक, अब यहाँ पे हमने किसको छेड़ा था? तारों को, वायर्स लगे हुए हैं। ठीक, तो क्या विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है? नहीं, कहीं से विद्युत थोड़ी दे रहे हैं, है ना। तो क्या आंसर होगा हमारा? बी, यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? आंसर इज बी, मैकेनिकल एनर्जी। ये हमारी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जो हमारी गतिज ऊर्जा है और जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है, उनका जो सम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप सिर्फ इतना याद रखो कि जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए, किसी मशीन की बात की जाए, तो उसमें क्या होगा? उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा, उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। और वेलोसिटी किसमें होती है? काइनेटिक एनर्जी में। कोई भी मशीन मोशन में है, कुछ भी हो रहा है, फैन जैसे रोटेट कर रही है, ये सारी की सारी चीजें मैकेनिकल एनर्जी में आती हैं। ठीक, तो आपको यहाँ पे याद रखना है यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्जन हो रहा है सितार के द्वारा। गिटार आएगा तो भी सेम चीज होगी, यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में। मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। क्लियर है? मैंने जब ऊर्जा संरक्षण वाला पोर्शन पढ़ाया था तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। हमने आपको एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि एक हमने बैटरी लगा रखी है और या फिर घरों में जो बिजली हमारी आ रही है, तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस किस चीजों में कन्वर्ट हो रही है। अगर हमने बल्ब लगाया, कोई भी इक्विपमेंट लगाई हमने, उसमें एक हमने बल्ब लगाया, तो बल्ब हमारी आउटपुट क्या मिल रही है? प्रकाश मिल रहा है, मतलब लाइट एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। फैन में क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हुई बल्ब में, और विद्युत ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा में बदली, रूपांतरित हुई फैन के केस में। और वहीं पे अगर हमने किसी स्पीकर को ऑन किया तो वहां से ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। जो हमारी विद्युत ऊर्जा है वह हमारी ध्वनि ऊर्जा में बदल गई। इस तरीके से हमने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े थे, है ना। एक एग्जांपल हमने पढ़ा था मोमबत्ती का। अगर हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है। तो अगर हम लोग मोमबत्ती को जला रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हमने माचिस ऑन किया और जला दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मोमबत्ती किसी केमिकल से बना है, तो केमिकल रिएक्शन हुई, तो यहाँ पे क्या हुआ? रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी जो है वह किस में बदल रही है? आउटपुट क्या मिल रहा है? प्रकाश ऊर्जा में, मतलब लाइट एनर्जी में। इस तरीके से हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत सेल के द्वारा किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है? विद्युत सेल, आप लोगों ने ये वाला डायग्राम तो देखा ही होगा।
ठीक, इसे बोलते हैं सेल। ये होता है हमारा सेल। और जब एक से ज्यादा सेलों को आपस में जोड़ा जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं बैटरी। ये है हमारी बैटरी। ठीक, तो यहां सेल से क्या आउटपुट निकल रहा है हमारा? करंट, धारा आई। ठीक, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आप समझो इसको, इसमें से अब देखो, यहां पे बोल रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदला, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में बदला, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ध्यान दो, आंसर आप लोग मन में सोच लो एक बार, फिर मैं बताऊं। तो यहां पे आंसर क्या हो सकता है? क्या रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदला? क्या यहां पे कोई ऊष्मा आउटपुट मिला? तो ऊष्मा तो नहीं मिल रहा हमको। ठीक, क्या हमें प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में बदला? तो ये भी नहीं मिल रहा है। हमारा क्या आउटपुट मिला है? करंट। और करंट का कहने का मतलब है करंट फ्लो हो रही, मतलब विद्युत ऊर्जा। और बैटरी क्या है? बैटरी के अंदर केमिकल्स हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मतलब रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। तो आंसर होगा हमारा डी, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा का कोई सेंस नहीं है। क्या समझ में आया? एक बार देख लो कि विद्युत सेल द्वारा किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संकुचित स्प्रिंग होती है, आपके पास स्प्रिंग दी हुई है, लाइक ऐसा। इसे जब हम लोग संकुचित करते हैं, मतलब प्रेस करते हैं, कंप्रेस्ड करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक, और अगर हम इसे स्ट्रेच्ड करें, मतलब फैलाएं, खींचें, तो कुछ ऐसा होगा। तो इसको हमने फोर्स लगाया था, स्ट्रेच किया ऐसा। जब हम छोड़ेंगे तो अपनी स्थिति को रिगेन करने की कोशिश करेगा। अगर हम इसे कंप्रेस्ड किए, संकुचित किए, तो ये वापस से अपनी स्थिति को पाने की कोशिश करेगा, मतलब इसमें वापस आने की कोशिश करेगा। अगर हमने स्ट्रेच किया तो वापस से इसमें रूपांतरण होगा, अगर हमने इसे कंप्रेस किया, संकुचित किया, तो वापस से इसमें रूपांतरित होने की कोशिश करेगा। तो इसमें कौन सी एनर्जी आई जिसकी वजह से ये वे अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करने की कोशिश कर रहा है, स्प्रिंग। तो आप लोग यहां पे आप याद रखोगे, यहां पे स्प्रिंग एनर्जी होती है जिसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। विद्युत ऊर्जा का कोई सेंस ही नहीं है, रासायनिक ऊर्जा का कोई सेंस नहीं। अब गतिज ऊर्जा में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हमने जब दबाया था तो उसमें कुछ मोशन हो रहा है, पर यहाँ वेलोसिटी की बात ही नहीं चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है स्थितिज ऊर्जा की, क्योंकि हमने यहाँ स्प्रिंग की स्थिति में परिवर्तन किया जिसकी वजह से उसके अंदर ऊर्जा का रूपांतरण हुआ। हमने उसको मैकेनिकल एनर्जी दी, हमने उसको अलग से फोर्स दिया, फोर्स जो है स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में, उसमें क्या हो गई? ऑक्कर हो गई, उसके अंदर मतलब पोटेंशियल एनर्जी उसमें आ गई। ठीक, अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि mgh होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी का है। लेकिन अगर हम लोग जब स्प्रिंग एनर्जी की बात करेंगे तो वहां पे स्प्रिंग एनर्जी की स्थितिज ऊर्जा हाफ kx स्क्वायर, ठीक, और गतिज ऊर्जा में हाफ mv स्क्वायर। ये फॉर्मूले होते हैं, आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, बाकी बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा अगर पता रहता है तो आप लोगों को क्लियर रहता है, कभी कंफ्यूजन नहीं होता है कि वेलोसिटी है मतलब किसी भी वस्तु की में वेलोसिटी आ रही है मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी, उसमें गतिज ऊर्जा हो सकती है। उसमें हाइट की बात कर रहा है मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है मतलब उसमें स्थितिज ऊर्जा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या हुआ हमारा? स्थितिज ऊर्जा।
बंदूक से गोली चलने पर वह अपने लक्ष्य को भेदती है क्योंकि उसके पास है। When shot with a gun, she pierce her target because she has। जब गोली चलाते हैं बंदूक से तो उसके पास ऐसी क्या चीज होती है जो वो भेदती हुई आगे चली जाती है। तो क्या उसमें संभावित पोटेंशियल एनर्जी है, क्या उसमें काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा है, क्या उसमें ताप है, या उसमें त्वरण है। ताप तो बिल्कुल गलत है ना। क्या त्वरण है? क्या इसको लगाएं या इसको लगाएं? अब जब बंदूक से गोली निकली, आगे मूव कर रही है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। अब वेलोसिटी है मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा है, हाफ mv स्क्वायर v है। और त्वरण कब होता है? जब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हो। वेलोसिटी मतलब वेग में परिवर्तन की दर, उसको त्वरण बोलते हैं। तो यहां पे परिवर्तन की बात तो कर नहीं रहा है, उसके पास कुछ वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है, ऐसी बात तो हुई ही नहीं है, तो त्वरण भी नहीं होगा। तो आंसर इज गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट 13, पानी निकालने वाले हैंडपंप का जो हत्था होता है वह लंबा होता है। आपने हैंडपंप जब चलाया होगा तो देखा होगा कि हैंडपंप का जो हत्था होता है वह काफी बड़ा होता है, कुछ ऐसा। ठीक। अब अगर आप यहां पे पकड़ते हो और इसे ऊपर नीचे फोर्स देते हो तो बहुत इजीली ये मूव करता है। लेकिन अगर आप यहां पे पकड़ के इसे अप डाउन करो तो ये आप देखोगे कि आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि द हैंडपंप दैट ड्रेन्स आउट ऑफ वाटर हैज लॉन्ग हैंडल, एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जब हम हैंडपंप चलाते हैं तो उसका हत्था लंबा रखते हैं, ये किस सिद्धांत, किस नियम पर आधारित है, क्यों उसका लंबा हाथ रखते हैं? तो बल आघूर्ण होगा क्या, या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर बल आवेग इंपल्स ऑफ फोर्स, या स्थैतिक घर्षण बल स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, या कंजर्वेशन फोर्स संरक्षी बल। इसमें से क्या आंसर हो सकता है? तो पहली बात समझो ये हो क्यों रहा है। जब हमने इसका हत्था लंबा किया, डिस्टेंस दूर कर रहे हैं तो फोर्स कम लगाना पड़ रहा है, मतलब फोर्स मतलब बल, और डिस्टेंस की बात कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की बात कर रहा है कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं जितनी ज्यादा दूर लगाएंगे उतना बल हमको कम लगाना पड़ेगा। तो ये किसकी वजह से होता है? ये हो रहा है मोमेंट, यहां पे लगाते हैं। ठीक, मोमेंट का फॉर्मूला हो गया, तो ये हो जाएगा बल आघूर्ण मोमेंट ऑफ फोर्स। बल का आवेग हो नहीं सकता, घर्षण यहां पे है नहीं। घर्षण का मतलब दो सतहें जब आपस में रब करें, जैसे कि हम चलते हैं तो हमारे पैरों की जो निचली सतह है और जमीन की जो ऊपरी सतह है, इनके बीच में क्या हो रहा है? कांटेक्ट हो रहा है, घर्षण हो रहा है, तो वो घर्षण बल का एग्जाम्पल होगा। संरक्षी बल, कंजर्वेशन ऑफ फोर्स, ये नहीं हो सकता। तो आंसर इज मोमेंट ऑफ फोर्स, बल आघूर्ण। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा घर्षण का गलत उदाहरण है? गलत उदाहरण पूछ रहा है कि घर्षण बल का उदाहरण नहीं है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। तो देखो, बर्फ पर स्लेट स्लाइडिंग, अब ये वर्ड ही आ रही स्लाइडिंग। अब बर्फ की एक सिल्ली है और उसे आप स्लाइड करा रहे हो फर्श में, तो ये आपका फर्श हो गया और ये बर्फ की सिल्ली हो गई। अगर आप यहां फोर्स देते हो इस तरफ, तो इनके बीच में जो हमारी जमीन है इसकी ऊपरी सतह और बर्फ की निचली सतह, इनके बीच में कांटेक्ट है, जिसकी वजह से घर्षण बल पीछे की तरफ लगेगा। तो ये हमारा घर्षण बल का एग्जाम्पल है। तो ये पूछा है कौन सा गलत उदाहरण है, तो ये नहीं, गलत उदाहरण नहीं है। वॉशिंग मशीन को फर्श पर खींचना, वॉशिंग मशीन को जब खींच रहे हो तो सेम सिचुएशन जनरेट हो रही है। वॉशिंग मशीन का निचला सिरा
और जमीन का ऊपरी सिरा दोनों आपस में घर्षण कर रही है, तो ये भी घर्षण बल का एग्जाम्पल है, तो ये आंसर नहीं होगा। पुलिंग द वॉशिंग मशीन टू द फ्लोर, अ स्लाइड और अ पर्सन स्लिपिंग ऑन अ स्लाइड, एक स्लाइड पर फिसलता व्यक्ति। अब फिसलता व्यक्ति, आप लोग घिसल पट्टी देखे ही हो, वो बच्चे पार्क वगैरह में लगे होते हैं, बच्चे जो ऊपर से सरकते हुए नीचे आते हैं, तो वहां उसको बोलते हैं क्या, स्लाइडर। तो उस स्लाइडर पे क्या हो रहा है, जो पर्सन वहां पे स्लाइड कर रहा है उसका निचला सिरा, निचली सतह और स्लाइडर का ऊपरी सतह जो है आपस में क्या हो रहा है, आपस में कांटेक्ट हो रहा है, घर्षण हो रहा है, तो ये भी घर्षण बल का एग्जाम्पल है। तो कौन सा नहीं हुआ, ये एक भारी वस्तु को उठाता व्यक्ति, अ पर्सन कैरिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उठा रहे हैं तो उठाने में कौन सी दो सतहें आपस में रब करें, तो ये घर्षण बल का एग्जाम्पल नहीं है। तो आंसर क्या हुआ, डी। आज का लास्ट क्वेश्चन, एक लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर किस वजह से चढ़ता है, वॉट कॉज द ऑयल टू क्लाइम अप इन दी लालटेन या लैंप लाइट। आप लोगों ने लैंप देखा होगा, लैंप लाइट लालटेन वगैरह गाँव में देखा होगा, या मिट्टी के तेल से आपने जो बत्ती वगैरह जलाया होगा, उसमें एक बत्ती होती है, कैसे तेल ऊपर की तरफ चढ़ रहा होगा, ये किस सिद्धांत पर आधारित है, इसका प्रश्न पूछने का यही है मतलब। तो आंसर क्या, दाब की वजह से होगा क्या, क्या कैपिलरी केशिकत्व के द्वारा हो रहा है, क्या प्रत्यास्था के द्वारा हो रहा है। तो प्रत्यास्था किसमें, इलास्टिसिटी किसमें आती है, मेटल्स में आती है, ठीक, धातुओं में आती है, ठीक है। तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा, यहां कोई दाब की बात तो हो नहीं रही है, कोई किसी चीज की दबाव तो लग नहीं रही है, तो दबाव भी होगा नहीं। तो आंसर क्या होगा, कैपिलरी केशिकत्व। केशिकत्व एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, लिक्विड निचली सतह से ऊपरी सतह पर फ्लो करती है। पतली पतली जो पाइप्स होती हैं जिनका डायमीटर जो होता है 4 mm से कम होता है, उसमें भी आप देखोगे कि जैसे स्ट्रॉ वगैरह आप लोग किसी कोल्ड ड्रिंक वगैरह में डालते हो, किसी भी जूस वगैरह में डालते हो, अगर उस स्ट्रॉ का डायमीटर 4 mm से कम है तो वो उसमें जो लिक्विड है वो अपने आप ऊपर चढ़ती है, ठीक। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो कैपिलरी की वजह से हो रहा है ये। तो ये किसकी वजह से है, कैपिलरी के द्वारा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है श्री रमा एकेडमी, इसमें आप जुड़िए क्योंकि डेली इसमें क्विजेस चलाए जाते हैं मेरे द्वारा, ठीक है। और इसी तरीके से अप्रोच आपको रखनी है कि आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे इसी टाइप से बनेंगे, उसका जो नेचर होगा वो इसी टाइप से होगा। तो आप लोग बिल्कुल घबराना मत और पढ़ाई करते चलो, ठीक। तो अपना ख्याल रखिए और प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।